लो जी, अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया, अब तो आपको यकीन आ गया होगा। जरा ये वीडियो सुने अगर आपने वो नहीं सुनी भी अभी तक तो। No, I think it was just a tremendous victory for everybody, including Iran. Look, Israel got hit very hard, especially the last couple of days. Israel was hit really hard. Those ballistic missiles, boy, they took out a lot of buildings, and they've been great. सुन लिया आपने? अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है, मैं ये नहीं कह रहा। कल तक आप लोग मेरे से नाराज हो रहे थे कि जी आपको अभी वो मैं उसके बारे में बात करता हूं। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है? वो कह रहा है जी ग्लोरियस विक्ट्री है, ईरान की शानदार फतह है, इसराइल की शिकस्त है, सब कुछ वो कह रहा है। और हम भी कल आपको यही कह रहे थे, तो बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि आपको कहां से लग रहा है कि ईरान जीत गया। ओ भाई, दो तीन तो ग्रुप्स हैं जो बैड फेथ में ये काम कर रहे थे, मैंने उनको आइडेंटिफाई कर दिया था, कल वाली वीडियो आप देख लें। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो गुड फेथ में भी कर होंगे। मैंने कहा उनके लिए जरा एक्सप्लेन कर दूं कि हुआ क्या है। जाहिर सी बात है गुड फेथ में क्यों कर रहे थे, क्योंकि जो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है वो तो वही मजदूद से है ना, और उसके ऊपर अमेरिका की, वेस्ट की, इसराइल की कंप्लीट डोमिनेंस है। वो ये कह रहे हैं कि ईरान की सारी जो टॉप लीडरशिप है वो डिकैपिटेट हो गया, ईरान उसकी कोई रिस्पॉन्स करने की, जो रिस्पॉन्ड करने की सारी सलाहियत जो है वो खत्म हो गई। लेकिन आपने देखा कि 15, 16, 17, 18 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने दोबारा उनके ऊपर मिसाइल्स की बराज मारी, और उसके बाद इसराइल की जो एबिलिटी है वो बतदरीज कम होती गई। आज मैंने सोचा जरा मैं थोड़ा सा इसके ऊपर वर्क करूं, लोगों को बताऊं। बहुत सारे ऐसे थ्रेड्स हैं, लोगों ने बहुत डिटेल में इस पर काम किया, लेकिन आप जरा सुनते जाइए एक एक करके। सबसे पहले तो ईरान आउटगन्ड था, यानी कि जो फायर पावर थी उसके मुखालिफिन की, इसराइल की और अमेरिका की, उसके मुकाबले में ईरान की वो फायर पावर नहीं थी। उसके बावजूद उसने रेजिलियंस दिखाई, वो कोलैप्स नहीं किया, उसने पीछे भी नहीं हटा, कैपिचुलेट भी नहीं किया। दो तीन इसकी मिसालें आपके सामने। पहले दिन मैंने अभी आपको बताया कि उनकी तमाम लीडरशिप मर गई थी, साइंटिस्ट मर गए थे, लोगों को लगा कि ईरान अब उठ नहीं सकेगा, लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, और उसके बाद कॉन्टिन्यूसली रिस्पॉन्ड करते चले गए। रोजाना बराजेस ऑफ मिसाइल्स आफ्टर मिसाइल्स मारते चले गए इसराइल पर, उस वक्त तक कि जब तक कि इसराइल का आयरन डोम, जो कि उनका बड़ा प्राइज, जिसके ऊपर वो बड़ा प्राइड लेते हैं कि हमारा आयरन डोम जो है वो इनविंसिबल बना देता है हमें, वो तमाम की तमाम उनकी जो परसेप्शन थी वो शटर हो गई। और कल जो उन्होंने 25 मिसाइल मारे ईरानियों ने, उसमें से 10 जाके लगे। पहले 100 मारते थे, उसमें से 3, 4, 5, 6 लगते थे जाके, अब 25 मारे, उसमें से 10। इसका मतलब है कि रफली 40% स्ट्राइक रेट हो गया आपका, यानी कि आपने 3 बॉलें टिप की हैं, 2 पे चौके मारे, तो आपका स्कोर अच्छा हो गया कि नहीं हो गया? आगे आ जाए। उनका इसराइल के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे वो मैं आपको एक एक करके बता देता हूं जी। इसराइल के 4 ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला ये था कि न्यूक्लियर प्रोग्राम उनका रोल बैक करना है, वो रोल बैक नहीं हुआ। आप लोगों को लग रहा है B-2 तैयारों से जो बमबारी हुई है उसकी वजह से तमाम के तमाम इक्विपमेंट, तमाम के तमाम जो इंफॉर्मेशन थी और जो मटेरियल मौजूद था वो सारा का सारा वहां से मूव हो चुका था। लेबोरेटरीज के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ था, क्योंकि अमेरिका पहले बता चुका था कि वो ये करेगा। आप ये, जब मैं ये कहता हूँ कि बता चुका था, उसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कोई फोन करके उनको कहा था। जाहिर है कि तकरीबन 10 दिन 12 दिन ये इंफॉर्मेशन, ये जो बहस है, लड़ाई है, ये चलती रही है। तो उस दौरान ईरान को भी अकल होगी, उनको भी पता होगा कि भाई ये सबसे पहले इन्होंने यहीं पर हमला करना है, तो यहां से चीजें निकाल लो। उन्होंने चीजें निकाल ली। सो B-2 तैयारों की बम्बार्डमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरी चीज उन्होंने कहा था कि रेजीम चेंज होगी या कम से कम कंसेशन होगी, इसकी जगह कोई दूसरा मौलवी आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत जरा उल्टा चेंज क्या हुआ है कि वहां पर एक तो रेजीम चेंज नहीं हुई, उल्टा उनके जो रिफॉर्मिस्ट माइंडेड लोग हैं वो जो अभी भी जो उनके प्रेसिडेंट हैं या माजी में भी रहे हैं, उनके लिए तमाम जो चाहते थे कि अमेरिका से या यूरोप के साथ जो है वो हमारी बातचीत चलती रहे, उनके लिए स्पेस बिल्कुल खत्म हो गई है, और जो हार्ड लाइनर्स हैं वो ज्यादा मजबूत हो गए। तीसरी चीज उन्होंने सोचा था कि ईरान को आइसोलेट करना है। ईरान आइसोलेट नहीं हुआ, यूरोप चिल्लाता रहा, अमेरिका चिल्लाता रहा, लेकिन पूरे, आप कल सुन लीजिए अगर आपको जॉर्ज गैलोवे ने जो इंटरव्यू दिया है पियर्स मॉर्गन को, उसके अंदर उन्होंने कहा कि पूरा अफ्रीका वाज रूटिंग फॉर ईरान, रशिया वाज रूटिंग फॉर ईरान, चाइना वाज रूटिंग फॉर ईरान, पूरा लैटिन अमेरिका वाज रूटिंग फॉर ईरान, सारा ग्लोबल साउथ जो है वो इट वाज रूटिंग फॉर ईरान। तो चंद करोड़ लोग जो कि 8 अरब में से रहते हैं, 1 अरब भी आबादी नहीं बनती सारे वेस्ट की मिला के, जो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप को मिला के, वो सारे के सारे अगर रूट कर भी रहे थे तो दैट डजंट रियली काउंट फॉर अस। चौथी चीज, कोई डिसाइसिव स्ट्रेटेजिक विक्ट्री उनको हासिल नहीं हुई, रेजिम चेंज नहीं हुई, कोई ऐसा नहीं हुआ कि उनकी फौज में कोई बगावत हो गई हो, ऐसा नहीं हुआ कि इस ईरान ने अपने जो गोल्स हैं वो चेंज कर दिए हों। क्या ईरान ने न्यूक्लियर एनरिचमेंट के पीछे वो हट गए हैं? क्या उन्होंने कहा कि अब हम एनरिच नहीं करेंगे? क्या उन्होंने ये कहा कि हम IAEA को मजीद एक्सेस देंगे? उल्टा शायद वो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से भी अपने आप को पुल आउट कर लें, और IAEA का क्योंकि अपना जो सरबराह है जो कि चेक कर रहा था ईरान की सारी फैसिलिटीज, वो खुद एक्सपोज हो गया, क्योंकि वो ईरान की तमाम इंफॉर्मेशन इसराइल को पास ऑन कर रहा था, जो कि एक इंतहाई, यानी कि इससे ज्यादा बेशर्मी की हरकत नहीं हो सकती। तमाम जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं उनके ऊपर से ईमान कंप्लीटली उठा देने वाली बात है। उसके साथ भी उनका जो कोऑपरेशन है वो कम होती जाएगी। अगली चीज पर आ जाए।
किस किस किस्म का प्रेशर नहीं डाला गया। आपको पता है मैक्रोन ने एक ट्वीट की थी, जो सदर है फ्रांस का, उसने ट्वीट की, उसके अंदर उसने रफाल, अब वो रफाल को भी ज़ाहिर है उसकी बेइज्जती हुई भी है, पाकिस्तान ने गिरा दिए थे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा उसकी भी दिखानी थी कि यार ये भी जिंदा है अभी, और जाहिर सी बात है क्योंकि ईरान के पास एयरफोर्स नहीं है, तो रफाल ऐसे मुल्कों में तो बड़ा कारआमद साबित होता है जिनके खिलाफ कोई, जब उसके खिलाफ कोई रिटेलिएशन ना हो, मसलन सीरिया, लीबिया, सूडान इसके ऊपर उड़ा के जो मर्जी करते रहो, रफाल बहुत ज़बरदस्त काबिल तैयार है, लेकिन जब उसके सामने कोई J-10C, कोई F-16 और वो भी उड़ाने वाले भी पाकिस्तानी फाइटर्स जैसे हों, तो फिर जाहिर सी बात है ऐसी की तैसी हो जाती है उस बेचारे की। और इस सारे प्रेशर को ईरान ने किस तरह से रिटेलिएट किया, ईरान ने जो मुलाकात की यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल से, उनको उसने क्लियरली बताया कि तुम हमारे ऊपर बमबारी कर रहे हो, हमारे ऊपर मिसाइल पे मिसाइल मार रहे हो, हमारे टॉप लीडरशिप को थ्रेटन कर रहे हो, कई को कत्ल कर चुके हो, और उसके बाद तुम हमारे से ये चाहते हो कि हम कैपिचुलेट कर दें। उन्होंने कहा किसी किस्म की कैपिचुलेशन नहीं होगी, और वो वहां से उठकर चले गए। ना सिर्फ उठकर चले गए, बल्कि उन्होंने जाते हुए हाथ तक नहीं मिलाया, हैंडशेक करने के लिए उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, उन्होंने कहा मैं हैंडशेक नहीं करूंगा, और वो वहां से उठकर चले गए। तो ये सारा का सारा प्रेशर जो डोनाल्ड ट्रंप को लगता था या इसराइल को लगता था कि इनको जाके मारेंगे, और उसके बाद ये, क्योंकि खुद बड़े फट्टू किस्म के लोग हैं ना, तो उनको लगता था सारे के सारे ऐसे ही हैं, लेकिन वो एक जज्बा होता है, हर कोई जो है वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तीसरी चीज, आयरन डोम और ये जो डेविड स्लिंग का जो सिस्टम्स हैं इसराइल के, मैंने आपको पहले भी बताया कि 25 में से 10 लगे हैं कल, ये सारे के सारे मेल फंक्शन करना शुरू हो गए। 25 में से 18 लगना शुरू हो जाए, तो जाके जिधर मर्जी टारगेट करते चले जाएं। और जो उनका आयरन, जो वो डेविड स्लिंग, अब जरा गौर करें आयरन डोम क्या है, ये वो गुंबद है, इनके नाम जरा गौर करें। और डेविड स्लिंग यानी कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की गुलेल, जिससे उन्होंने गोलियत को, जो डेविड एंड गोलियत, और खुद अपने आप को डेविड कह रहे थे, उनको गोलियत कह रहे थे, पीछे साथ अमेरिका खड़ा हुआ था, उसमें ये दाऊद अलैहिस्सलाम की गुलेल थी और सामने गोलियत था। तो ये मजहबी तौर पर बड़े मुतासिब और इंतहाई नस्ल परस्त और खबीस किस्म के लोग हैं जो जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। ज़रा गौर से इस बात को सुनते जाइएगा। साथ इसराइल की जो परसेप्शन थी कि ये इनविंसिबल है, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो भी ख़त्म हो गई। आगे चले साइकोलॉजिकल ब्लो जो इसराइल को मिला है, यानी कि हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता, हमें कोई हमें हमारे मेन लैंड के ऊपर कोई अटैक नहीं हो सकता, वो भी हो गया। साथ साथ उनको ये ज़रूर यकीन था कि अमेरिका हमें आ जाएगा बचाने के लिए, अमेरिका भी नहीं बचाने के लिए आया, अमेरिका यहाँ से चला गया। इनफैक्ट अमेरिका, मैंने कल कहा है कि अमेरिका यहाँ से भाग चुका है। ये कल जो हुआ है, ये कोई सादी बात नहीं है, ये कोई आम बात नहीं है, ये कोई मामूली बात नहीं है, अमेरिका भाग चुका है यहाँ से। तो ईरान ने कल अमेरिका को भागने पर मजबूर कर दिया और इसराइल को छोड़कर भागने पर, यानी कि अपनी लंगोटी छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। सो दिस इज अ साइकोलॉजिकल ब्लो फॉर इजराइल, इट्स नॉट अ साइकोलॉजिकल ब्लो फॉर ईरान, बिकॉज दे आर सेलिब्रेटिंग। ऑन द अदर हैंड, इसराइल जो है उसके जो शहरी हैं कई इस तरह के, जिन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क में एक बम धमाका होना चाहिए, वॉशिंगटन डीसी में एक धमाका होना चाहिए, ट्रंप को दिमाग ठिकाने लगाना चाहिए। ट्रंप के बारे में उनके अल्फाज थे कि ट्रंप का दिमाग ठिकाने लगाने के लिए इसको कत्ल किया जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये जिस तरह की बातें कर रहा है ट्रंप, और आज वाली जो वीडियो है उसके ऊपर लोगों ने कहा कि भाई ये जिस तरह की बातें कर रहा है कहीं इसका वही अंजाम ना हो जो जॉन एफ कैनेडी का हुआ था, क्योंकि जॉन एफ कैनेडी ने भी इसराइली जो क्या कहते हैं असर रसूख है अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, उसके खिलाफ बात की थी। तो डोनाल्ड ट्रंप के जो अल्फाज हैं, उसके बाद इसराइली शहरियों के इस तरह के अल्फाज ट्विटर के ऊपर मौजूद हैं, आप ये अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और साथ साथ ये देखिए कि अरब स्ट्रीट पर इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है। अरब स्ट्रीट के ऊपर, यानी कि अरब ममालिक के अंदर गलियों में, चौराहों में इस वक्त क्या बात हो रही है, वो दो चीज़ें हो रही हैं। पहली बात तो ये है कि उनके सामने ईरान वाहिद वो मुल्क है पूरे खित्ते के अंदर जो इसराइल के एक्सेसेस को चेक कर रहा है, उसकी प्रॉक्सीज, चाहे वो हुतीज़ हों यमन के अंदर, चाहे फ़लस्तीन में हमास हो गज़ा के अंदर, चाहे वो बशार अल असद जो कि अब निकल चुका है, चाहे वो हिजबुल्ला हो, चाहे वो जितने मर्जी डिकैपिटेटेड हो गए हैं इस वक्त, उनकी बुरे हालात हैं। लेकिन अगर कोई लड़ रहा था और लड़ रहा है तो वो ईरान है। ये वहां पर एक इम्पैक्ट है। दूसरा इम्पैक्ट ये है कि उनको ये भी नजर आया कि अमेरिका तो हमें छोड़कर भाग गया, अमेरिका ने तो हमारी डिफेंस के लिए कुछ नहीं किया। कतर के ऊपर जब अटैक हुआ, कुछ लोगों ने ये कहा कि सिर्फ कतर के ऊपर और कुवैत के ऊपर हुए, देखिए और भी मुल्कों के अंदर हुए थे। उस टाइम पर उन्होंने छोड़े जरूर थे मिसाइल, लेकिन बहुत सारों के इम्पैक्ट की और वीडियोज कोई नहीं आई, लेकिन बहुत सारी जगहों पर अटैक हुआ। लेकिन जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है कि अगर ईरान अटैक करता है तो ये तो भाग गए यहाँ से और इसराइल अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता, तो हमें अब्राहम अकॉर्ड, जिसके साथ तो पहले मोहम्मदन अकॉर्ड तो कर लो पूरा, अब्राहमिक अकॉर्ड करने के लिए जा रहे हो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तमाम जो मानने वाले हैं वो इकट्ठे हो जाए, लेकिन क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले इकट्ठे हैं? वो तो खुद इकट्ठे नहीं है, वो तो उसके आगे 3-4 सहाबा के बाद जो है वो लड़ाई शुरू हो गई है और अभी तक वो चल रही है। सो अब्राहम अकॉर्ड्स की तरफ आप जा रहे हैं, लेकिन क्या आपके अपने इर्द गिर्द जिनके ऊपर आप तकिया किए बैठे हैं अखयार के ऊपर,
वो आपको अपनों से बचा पाएंगे? अपनों ने आपको नहीं मारा, ऐसी बात नहीं मैं कर रहा। ईरान ने उनके ऊपर कोई हमला नहीं किया, मिलिट्री बेसिस के ऊपर हमला किया है। इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट अ गुड लुक। लेकिन एट द सेम टाइम आपने अमेरिका को बेसिस तो दे रखी है ना, जो इस्तेमाल हो सकती थी ईरान के खिलाफ उसके एनसर्कलमेंट के लिए। अगली चीज के ऊपर आ जाए, नैरेटिव डोमिनेंस। ईरान ने कंप्लीटली नैरेटिव के हवाले से डोमिनेट किया है। जिसने ईरान के खिलाफ बात की है वो इस वक्त रांदा दरगाह है, चाहे वो पीएस मॉर्गन हो, वो जॉर्ज गैलोवे से बेइज्जती करवा रहा है, वो एसएम मरांडी से बेइज्जती करवा रहा है। याल्दा हाकिम को आपने देखा कि उसकी लाइन ही, उसकी टोन ही चेंज हो गई अगले दिन से, जब उसको एक दफा एसएम मरांडी ने बेइज्जत किया, स्काई न्यूज को बेइज्जत किया, और फिर पूरे के पूरी दुनिया के अंदर उस वीडियो को वायरल होता है। मैंने भी ट्वीट की, उसके ऊपर 100-150 रीट्वीट मुझे भी मिले हैं, कोई 1000 के करीब लाइक्स थे उसके ऊपर। वो जाहिर सी बात है, क्योंकि ये बेइज्जती वाली तो एक कंप्लीट नैरेटिव डोमिनेंस थी ईरान की। और इसराइल और अमेरिका जो ये सोच रहे थे कि हम नैरेटिव को डोमिनेट करते हैं, वो कंप्लीटली डोमिनेशन भी उनकी यहां पर नजर नहीं आई। इसके बाद अमेरिका अनविलिंग था, वो अपने आप को कमिट करने के लिए तैयार नहीं था, वो ज़्यादा देर लंबी लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं था। उसकी पोस्चरिंग चेंज हुई है। डोनाल्ड ट्रंप की कल की स्टेटमेंट है कि चीन अब ईरान से तेल लेना जारी रख सकता है। तो वैसे भी ले रहा था, डोनाल्ड ट्रंप की इजाज़त की उसको ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये कहना, ये पीछे हटने के मुतरादिफ है। ये कहना कि चीन वहां से ले सकते हैं, और उसने साथ ये एक तरह से, और उन्होंने कहा होपफुली दे विल आल्सो बाय अ लॉट फ्रॉम इस यूएस एज वेल। तो जाहिर सी बात है, आप ये कह रहे हैं कि अच्छा यार मैं जा रहा हूँ यहाँ से, फिर ये है कि यहाँ पर तुम तेल लेते रहो, कोशिश करना हमारे से भी ले लो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। क्यों लेगा, इतनी दूर से लेने की ज़रूरत क्या है चीन को। और आखिर में इसराइल अनप्रिपेयर्ड था। देखिए, आप लोग तो, बहुत सारे लोग ये कह रहे होंगे कि ईरान अनप्रिपेयर्ड था, उसके लीडर कैसे मर गए, ये हो गया वो हो गया, लेकिन ईरान की प्रिपरेशन को आप इस चीज से अंदाजा लगाएं कि तमाम के तमाम लीडरशिप की मरने के बावजूद इट न्यू व्हाट इट हैड टू डू। इसका मतलब है वो तैयार था। यानी कि अगर मेरा ये लीडर मर जाता है, 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 उसके बावजूद मुझे क्या करना है, ये तो डिटेल्ड मेटिकुलस प्लानिंग है कि मुझे क्या क्या करना है। ऑन दी अदर हैंड, वहां पर अभी आयरन डोम ने मेल फंक्शन करना शुरू भी नहीं किया था। अभी कुछ उनके शहरों की कुछ बिल्डिंग्स के ऊपर आकर उनके मिसाइल लगे थे। उसी वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज इसराइल का इस तरह का जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। उनके जो शहरी थे, वो इंडिया वाले नहीं, वो असली शहरी भी, जो बंकरों के अंदर बैठकर जो है वो जेर जमीन बंकर्स के अंदर बैठे हुए थे। तो इसराइल वाज कंप्लीटली अनप्रिपेयर्ड। इसराइल वाज कंप्लीटली अनप्रिपेयर्ड टू डील विद ईरान्स मिसाइल barrage. Israel didn't know what to do after the first 24 hours. Frankly, इसराइल हैड नो क्लू व्हाट इट वुड डू आफ्टर 24 आवर्स। जब उसने पहले कुछ लोगों को मार दिया और उसके बाद ईरान को ये पता लगा अच्छा ये कर क्या रहे हैं, उन्होंने अपनी जरा इंटेलिजेंस एक्टिविटीज को जरा रैंप अप किया, तो पता ये चला कि इसराइल के पास तो कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। वो तो भागता हुआ अमेरिका के पास चला गया। अमेरिका ने उसको जैसे ठुड़क कराया तो पता चला कि इसराइल के पास तो कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसराइल को तो उसने जबरदस्ती जोर से, बदतमीजी से गाली देके, बाकायदा मैंने कल मेंशन किया था, एफ वर्ड यूज किया उसने, तो उसने तो सीज फायर इसराइल से करवा लिया। इंफ्रास्ट्रक्चर उनका डैमेज हुआ, कंप्लीटली ऑफ गार्ड वो पकड़े गए हैं। तो ये तमाम जावियों से एक छोटी ताकत की एक कहीं गुना बड़ी ताकत के ऊपर फतह है। और अगर आपको अभी भी ये लग रहा है कि ईरान हार गया क्योंकि उसकी कुछ लीडर मर गए हैं, तो आप इसको जरा इमेजिन कीजिए। आप पाकिस्तान की, जाहिर है मेरे ऑडियंस से जाहिर है, मुझे ये बताइए कि अगर पाकिस्तान का आर्मी चीफ कत्ल हो जाता है, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी कत्ल हो जाता है, पाकिस्तान के तो 4 वजीर आला कत्ल हो जाते हैं, पाकिस्तान के 8-6-5 जर्नैल कत्ल हो जाते हैं, 7 लाख की फौज है पाकिस्तान के अंदर। आपको पता है कि लेफ्टिनेंट जनरल कितने होते हैं, ब्रिगेडियर कितने होते हैं, मेजर जनरल कितने होते हैं, कर्नल कितने होते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल कितने होते हैं, मेजर कितने होते हैं, कप्तान कितने होते हैं। 8 बंदों के मरने से कोई फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान के जो, अगर पाकिस्तान प्रिपेयर्ड है तो पाकिस्तान कैन डील विद सम सेटबैक्स एट द स्टार्ट ऑफ वॉर। ठीक है, सो ईरान को ये शिकस्त नहीं है। ईरान ने बहुत ज़बरदस्त फतह हासिल की है, और इसको तस्लीम करने से आप कम सुन्नी नहीं हो जाएंगे, आप कम जो है वो पाकिस्तानी नहीं हो जाएंगे, आप कम पढ़े लिखे नहीं हो जाएंगे कि आपको एक मजहबी रजीम की फतह में जो है वो अपनी शिकस्त नज़र आ रही हो। डोंट वरी अबाउट इट। जो बात सही है उसको तस्लीम करें। अली वासी को फ़िलहाल के लिए नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दें। आदाब।